ज्योतिबा फूले होते तो शूद्रों अतिशूद्रों को जोड़ते और कहते गुलामी से मुक्ति, वैज्ञानिक चेतना, समानता, न्याय और मोहब्बत की दुनिया। और वो तो कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि ब्रह्मा के 4 मुख था तो स्तनपान कैसे करता था, मुख में गर्भ कैसे ठहरता था? है हिम्मत आज किसी को? आज है हिम्मत किसी की? अरे भाई, ब्रह्मा को गाली देते हुए लिखा है कि बेटी का बलात्कार करने वाला ब्रह्मा, और भारत सरकार ने छापा है। भारत सरकार की लगाओ राजद्रोह हम लोगों पर। लेकिन भाई हम तो बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले की। पिताजी ने कहा कि या तो स्कूल चुनो या तो घर चुनो, उन्होंने घर छोड़ दिया, ये स्कूल चुना। ज्योतिबा फूले विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चमराए। एक अविद्या ने कितने अन्याय किए, कितने अनर्थ किए। वो फिलासफर कभी मरा नहीं करते। हम नेता, हम प्रोफेसर, हम लोगों को के पास कुछ मौलिक नहीं है, हमारे पास मौलिक है तो हमारा विचार। किताबों को घर घर ले जाइए, इस देश के हर ओबीसी के घर में गुलामगिरी रख दीजिए, आधी क्रांति वहीं से शुरू हो जाएगी। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। ये क्रांतिकारी पंक्तियां कहने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के विचारों पर चलकर ये देश उनके सपनों का भारत बन सकता था, जहां न्याय, समानता और बंधुत्व की बात होती हो। लेकिन फूले जिन लोगों के लिए बातें कह रहे थे वो आजकल कहीं परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं तो कहीं परशुराम का फरसा हाथ में लेकर उनके लिए मंदिर बनाने और तमाम तरीके के जो आडंबर हैं उनको दोहराने की बात करते हैं। लेकिन फूले जो कि माली जाति ओबीसी समाज से आते थे, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हम जिन्हें कहते हैं, उनको लेकर ओबीसी समाज में खासकर चेतना क्यों नहीं है, इस विषय पर हम बात करेंगे। और क्या सपना था ज्योतिबा फूले का, कैसा भारत वो चाहते थे, उसकी आज क्या जरूरत है, उस पर हम बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। डॉक्टर साहब को आप लोग जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं और जाना माना नाम है इंटरनेट की दुनिया में, तो खासकर इनके वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं फूले साहब की जयंती, क्योंकि 11 तारीख को उनकी जयंती है, तो जैसे मैंने जैसे जिक्र किया कि भाई कोई आज परशुराम की मूर्ति लगा रहा है, कोई उनका फरसा लेके घूम रहा है, लेकिन फूले साहब जो कह के गए थे कि भाई ये सब छोड़ दीजिए, ये आडंबर छोड़ दीजिए और एक ऐसा समाज बनाइए जहाँ पर बराबरी हो और न्याय, सामाजिक न्याय का जो बीज बोके गए थे फूले साहब, उसको लेके जो हमारे खासकर आज का समाज है वो उनके रास्ते पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारे समाज की संरचना है, उस समाज की संरचना के जैसा दुनिया में और कहीं है नहीं कि आप कौन सा पेशा करते हैं, किस पेशे से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर आपकी पूरी पहचान को रूढ़ बना दिया जाए। इसको लेकर के पूरे देश में ये बना कि एक जाति व्यवस्था बनेगी, वर्ण व्यवस्था बनेगी और उस व्यवस्था के मुताबिक ये तय होगा कि आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत क्या होगी, जगह क्या होगी। एक लंबा इतिहास इसका गुजरा है, लेकिन आज जब हम 2022 में बात कर रहे हैं तो भारत का संविधान लागू होने के 7 दशक बीत गए। बहुत कुछ बदलना था इस पूरे 7 दशक में। उसकी जिम्मेदारी इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को थी, ढेर सारी संवैधानिक संस्थाओं को थी। जैसे मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ तो विश्वविद्यालयों की थी, उसमें जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, रिसर्च कराते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि आप उन विषयों पर रिसर्च कराएं ताकि जो हमारे समाज की बीमारी थी वो दूर हो और हम एक स्वस्थ समाज बने जी। और उसी तरह से तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं की तरह जिम्मेदारी राजनीति पर भी थी। तो समाज को भी बदलना था और उसके साथ साथ राजनीति को भी। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध छोटा सा वाकया है, चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य के विद्यार्थियों को एक परिभाषा पढ़ाई जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो प्रेमचंद ने एक बात कही कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, वो आगे आगे चलने वाली मशाल भी है। तो समाज के आगे चलने वाली मशाल कौन होते हैं? वो हमारे वैचारिक दार्शनिक होते हैं, जिनमें से एक पर हम आज बात करें, ज्योतिबा फूले पर। उन्होंने कुछ रोशनी दिखाई थी।
उस रोशनी पर समाज को जितना बदलना था उतना समाज नहीं बदला। जिस समाज को बदलने की जिम्मेदारी राजनीति पर थी वो राजनीति नहीं बदली। तो समाज वाली गलती में हम सब शामिल हैं कि हमने एक बेहतर समाज नहीं बनाया जिसमें हम धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में फर्क ना करें। और राजनीति बहुत हद तक ना, जैसे वही परिभाषा फिर से लें, समाज का दर्पण अगर केवल साहित्य है तो जैसा समाज में हो रहा है वही साहित्य लिखेगा, तो साहित्य फिर उसे दिशा कैसे दिखाएगा। तो ये कहा गया कि नहीं, आगे आगे चलने वाली मशाल भी है। कबीर जिस दौर में लिख रहे थे ना, उस दौर में कबीर के पीछे उनका समाज नहीं खड़ा था। कबीर समाज से कह रहे थे कि आओ इधर चलो, इधर रोशनी है। ज्योतिबा फूले रोशनी दिखा गए। हमारे समाज को जाना था वो नहीं गए, और हमारे नेताओं को जाना था जिन्होंने लोहिया के नाम पर राजनीति शुरू की, जिन्होंने समाजवाद की बात की, जिन्होंने बहुजन की बात की, जिन्होंने किसान नौजवान की बात की। उन्होंने अपने विचार से समझौता किया। ये बात कहना आज जोखिम भरा है, मगर हमारे जैसे लोगों को कहना पड़ेगा। लोहिया और जेपी आंदोलन का नारा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो बगावत तो करनी पड़ेगी। ऐसी क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जिस दौर में आरएसएस 95 साल से बना, आरएसएस अपने विचारों से इतना भी नहीं डिगा है। और हम कहाँ चले गए? हम परशुराम के फरसे, जो आपके सवाल में था, दो पक्ष हैं परशुराम की पूरे विमर्श के। ब्राह्मण समाज के बीच विरोध क्यों नहीं पैदा होता कि ब्राह्मणों के बीच पढ़े लिखे वैज्ञानिक सोच समझ के बड़ी प्रतिभा लिए हुए लोग क्या नहीं हैं कि मातृहंता, मिथकीय और हिंसक चरित्र को अपना अगुआ बनाना पड़े? कोई समाज अपना अगुआ कैसे बनाएगा? और दूसरी तरफ वो लोग वंचितों शोषितों की बात करने वाले लोग शोषक को अपना अगुआ कैसे बनाते हैं? विचारों में समझौता हो गया। ज्योतिबा फूले आज होते तो उन्हें अफसोस होता कि आपको कहाँ तो समाज में बराबरी लानी थी, आप ब्राह्मणों में से किसी अच्छे प्रतीक को चुन करके अगर राजनीति करनी है तो अच्छी राजनीति करते। ये फरसा किस बात का प्रतीक है? हिंसा का। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी, और ज्योतिबा फूले एक बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, और उस गुलामगिरी को जिन्हें समर्पित कर रहे थे उन्हें भी याद करते हुए, कि अमेरिका के श्वेत लोगों को समर्पित करते हुए, निग्रो के संघर्ष को समर्पित करते हुए कह रहे हैं, श्वेत लोगों ने निग्रो का साथ दिया और ब्लैक्स ने अपना मूवमेंट लड़ा। हमारे देश में एनिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब की लड़ाई, लोहिया की लड़ाई, शाहू जी से लेकर के पुरानी कबीर रैदास तक की लड़ाई एनिलेशन ऑफ कास्ट की लड़ाई थी। तो राजनीति को तो यहाँ आना था ना, और आप वहाँ से चूक रहे हैं, इसलिए आप भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, और आपके साथ साथ समाज भी कमज़ोर होता जा रहा है। और हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा उस जाल में फंस रहा है जिसे ज्योतिबा फूले गुलामगिरी कह रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, जैसे अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी याद जोड़ेंगे, यूपी चुनाव क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने, तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है बल्कि एक वैचारिक लड़ाई में एक विचार का हारना भी इसको हम मान सकते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि राजनीतिक दल परशुराम का बहुत जिक्र करते हैं, दूसरे प्रतीकों का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन फूले साहब जो कि उन्हीं के समाज यानी हमारे अपने समाज के आदमी हैं, उनका जिक्र जो है वो मायावती जी ने कई बार किया अपने मंचों से। लेकिन अगर अखिलेश यादव को देखें, जो खासकर ओबीसी समाज से आते हैं, माली जाति ओबीसी है, उसी माली का एक जाति से जो है ज्योतिबा फूले निकल कर आए, कभी उनकी ज़बान पर फूले साहब का नाम भी नहीं आया। तो ये वैचारिक जो है, मतलब इतना पीछे कैसे छूट रहे हैं लोग? उन्होंने तो अमरोहा का नाम भी बदल दिया था। बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 दशकों में सपा वर्सेस बसपा की राजनीति रही। तो कई बार ये 95 में, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि अटल बिहारी बड़े अच्छे आदमी थे। बहुजन राजनीति के लिहाज से देखें तो मुझे तो उनका वाक्य याद आता है कि 2 कांटे थे, एक से मैंने दूसरे को निकाला और फिर दूसरे को भी फेंक दिया। सपा बसपा गठबंधन हुआ था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और वही जय श्री राम वाले आज प्रचंड बहुमत से दोबारा आपकी छाती पे चढ़ के कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, गर्मी शांत कर देंगे। ये किसके ऊपर बुलडोजर और गर्मी चलेगी? तो ये तो सियासत का दौर बदला है। एक बात तो वो जो कांटे से कांटा निकाला ना, उन लोगों की राजनीति आज भी सफल है। तो वो लंबा वक्त चला इन दोनों का आपस में टकराने का। मैं तो फिर भी ठीक मानता हूं कि एक पक्ष में सपा थी, एक में बसपा थी, तो चलो दोनों लड़ते हुए कम से कम कुछ तो बेहतर कर रहे थे। विपक्ष में भी भाजपा नहीं थी।
आज तो ये दोनों पार्टियां विपक्ष लायक भी नहीं बची, ये इतना कमज़ोर हो गई। मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ और अखिलेश यादव की बात, चूंकि आज हम लोग ज्योतिबा फुले पर बात कर रहे हैं, वो जो सामाजिक न्याय की ट्रेनिंग है ना, वो बिहार में आपको मिलेगी। बिहार में लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर की विरासत से आते हैं और लालू में एक तेवर दिखता है। लालू जी सांप्रदायिकता के सामने अडिग होकर के खड़े रहते हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति को जितना बेहतर कर सकते थे वो करते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव की राजनीति किसान नौजवान की राजनीति रही, इसलिए वहाँ सामाजिक न्याय के बहुत मौजूद सवाल आपको बहुत मिलेंगे नहीं। पिछड़े तबके में एक आत्मविश्वास आया, लोगों को लगा कि हमारा किसानों नौजवानों का बेटा मुख्यमंत्री बना है, एक परिवर्तन आया, पिछड़े तबके में सब कुछ बदलाव आया, लेकिन वैचारिक ट्रेनिंग नहीं हुई। हालांकि मुलायम सिंह तक तो फिर भी राहत थी कि लोहिया प्रशिक्षण शिविर चलाते थे, कम से कम लोहिया के बहाने थोड़ी तो ट्रेनिंग देते थे अपने लोगों को। मुलायम सिंह नेता पैदा करते थे, लोगों को समझाते थे कि पढ़ो। अब तो माहौल बिल्कुल बदल गया। अब विचार से ऐसा लगता है कि एक खास किस्म का व्युत्क्रमानुपाती संबंध बन रहा है। ऐसा नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि बीजेपी के सामने अब हिंदू विरोधी होना, फूले पेरियार की बात करना मुश्किल है। हम ज्योतिबा फूले को नहीं याद कर सकते क्योंकि हमारे सामने बीजेपी है, वो हमको हिंदू बना ले रही है, हमारी ओबीसी जातियों को हिंदू बना ले रही है। अरे इसी समय स्टालिन जैसा एक मुख्यमंत्री भी तो है जो आंख में आंख डाल के क्या कहता है कि मोदी और अमित शाह, मैं पेरियार की लेगेसी का हूँ, मैं सामाजिक न्याय की लेगेसी का हूँ। तो चुनाव हारना एक बात है, वो तो आप हार ही रहे हैं। 2012 के बाद से सपा भी सारे चुनाव हार रही है, 2007 के बाद से बसपा भी हार रही है। बसपा बहुजन से सर्वजन पे जा रही है, हाथी नहीं गणेश है, और समाजवादी पार्टी परशुराम के फरसे पर जा रही है। आप जाति जनगणना की बात भी करेंगे तो आप परशुराम की बात क्यों करें? आप इग्नोर कर सकते थे ना। एक शातिर पॉलिटिशियन जरूरी नहीं कि आप परशुराम का विरोध करें, और आप कहते हैं कि ब्राह्मण आपको वोट देगा, नाराज हो जाएगा, ब्राह्मण को खुश करने के लिए परशुराम मंदिर, परशुराम का फरसा। CSDS लोक नीति का आंकड़ा कहता है 86% ब्राह्मण, 89% ठाकुर बीजेपी को वोट किए हैं। और ये अहिरवादी जातिवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को यादवों का 78% वोट मिला। ज़्यादा जातिवादी कौन है? ये राजनेताओं का विचारधारा के प्रति जो अगंभीर भाव है, सब कुछ को हवा हवाई बना देना। लड़ाई दूर तक नहीं लड़ी जा सकती, सरकार एक आध बनाई जा सकती है, हो सकता है एक बार राज मिल जाए। दूर तक की लड़ाई RSS लड़ रहा है, सीखना चाहिए। RSS अपने विचारधारा से इतना भी नहीं समझौता कर रहा है, अपने लोगों को छोड़ नहीं रहा है, वो आपके लोगों को भी अपना बना लेता है। बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी RSS डाल रहा है, भगत सिंह तक की बात कर ले रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ अपने विचारधारा अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। EWS आरक्षण दे रहा है, रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है, सामाजिक न्याय को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, लेकिन विचारधारा समझौता नहीं। तो ये एक फूले का होना विचारधारा का होना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मान लिया पॉलिटिकल कंपल्शन है कि आपको तमाम जातियों के वोट लेने होते हैं, और इस मामले में खासकर हमारे जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतीकों की उस तरह से राजनीति नहीं कर पाए। एक पैरेलल जो काउंटर नैरेटिव अपने नायकों को स्थापित करके किया जा सकता था वो नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम आम जनमानस की बात करें, आप सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ओबीसी समाज की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दलित समाज में असीम दीवानगी दिखती है, अपार स्नेह दिखता है, उनके प्रति सम्मान दिखता है। वही सम्मान ज्योतिबा फुले को भी उनके माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख इनके लिए भी दिखता है, क्योंकि बाबा साहब खुद उन्हें अपना गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले को। ये दीवानगी, ये लगन, ये प्यार, ये स्नेह ओबीसी समाज में अपने नायक के प्रति क्यों नहीं है, जो उन्हीं की जाति, उन्हीं के वर्ग, उनके समाज से निकल के राष्ट्रपिता तक का दर्जा हासिल किया, वो उनके लिए ऐसी दीवानगी क्यों नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यह समाजशास्त्र का समाज राजनीति विज्ञान का सवाल है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि असल में ये ओबीसी के भीतर जो जातियाँ हैं वो किसान जातियाँ ज़्यादातर हैं। ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में बहुत स्पष्ट ढंग से एक बात कही है कि वर्ण व्यवस्था में दलित जो आज हैं वो तो वर्ण बाहर थे, वो तो अछूत है। तो शूद्र कौन थे? वो ओबीसी जातियाँ थीं।
लेकिन उसी ज्योतिबा फूले ने एक और बात कही है कि ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग शूद्र थे, ये एक ज़माने में राजघराने में हुआ करते थे, छत्री थे, और वो छत्री वर्ण व्यवस्था वाला छत्री नहीं है। वो ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि क्षत्र से क्षत्री, खेत से क्षत्र, तो क्षत्रप जो बना खेत से बना है, किसानी से बना है, और उसी किसानी में योद्धा वर्ग भी था जिसे मार्शल कौम आज कहते हैं। तो ओबीसी की ढेर सारी जातियां वो थी। इसी थ्योरी को बाबा साहब भी आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय जो थे बाहर से आर्य ब्राह्मण संस्कृति और उनके टकराहट में जिन्होंने समझौता कर लिया, उन्हें जनेऊ पहनाया ब्राह्मणों ने और वो क्षत्रिय हो गए। जिन्होंने समझौता नहीं किया, टकराए, उन्होंने शूद्र बना दिया। एक तो एक फिलोसफिकल बात थी। आज के लोग कितना इसे समझेंगे, कितना मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जिक्र जरूरी था। इसका असर क्या हुआ है? दो तरह का छोर आप ओबीसी समाज में देखेंगे। एक तबका ओबीसी समाज में ऐसा है जो अपने इतिहास को माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में खोज रहा है और खुद को क्लेम कर रहा है कि हम क्षत्रिय हैं, मार्शल कौम है। ये तर्क बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि यादवों के भी राजघराने हैं, चौहान के भी राजघराने हैं, मौर्य वंश रहा है, गुप्त वंश रहा है, ये जाटों का शासन रहा है, ये भी है, इतिहास रहा है। लेकिन इतिहास में अगर जाएंगे तो कोई जाति ऐसी नहीं बचेगी जिसका कहीं न कहीं तो राज न रहा हो। सबके रहे, कहीं कोई ज़्यादा प्रताड़ित रहे, कोई कम। एक बात तो समाज शास्त्र इसका ये कहता है कि ओबीसी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने को क्षत्रिय क्लेम कर रहा है। मैं एक बात कहता हूँ कि ये क्षत्रिय ज्योतिबा फूले वाले क्षत्रिय के रूप में क्लेम नहीं कर रहा है कि हम खेती किसानी वाली मार्शल कौम है। ये खुद को सुपीरियर दिखाने वाले उसमें क्लेम करता है, जो जाति की हेजेमनी। हाँ, और इसमें होता ये है ना कि बाबा साहब भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि जाति व्यवस्था इसलिए नहीं बनी रही कि ब्राह्मण ने इम्पोज किया नीचे वाली जातियों पर और लोग झेलते रहे, ऐसा नहीं था। बाबा साहब लिखते हैं कि इन सारी जातियों ने खुद को उसे एक्सेप्ट कर लिया और सब उसे प्रैक्टिस में लाने लगे, क्योंकि सबको पता था कि उनके नीचे कोई और है। तो एक हायरार्की बन गई, सोशल हायरार्की। इसलिए ये एक मतलब ऐसी हायरार्की बन गई जो क्लोज्ड ग्रुप बना दिया। जाति व्यवस्था इस तरह काम करने लगी। ओबीसी समाज में अपने इतिहास से लगाव बुरी बात नहीं है। आप जब कहते हैं कि यदुवंशी राजघराने हैं, मैं कहता हूँ ठीक बात है, लेकिन आज आप कहाँ हैं? क्या आप ब्राह्मण में हैं? अगर आप क्षत्रिय में हैं तो क्षत्रिय में कैसे हैं? क्षत्रिय आपको अपना मानते हैं क्या? ब्राह्मण आपको क्षत्रिय मानते हैं क्या? आपके लोग आपको क्षत्रिय मानते हैं क्या? एक बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए एक तबका ऐसा है जो एकदम लठ उठाए ओबीसी की बहुत बड़ी तबके में, क्षत्रिय, लोध क्षत्रिय, लोध राजपूत, चौहान क्षत्रिय, जाट क्षत्रिय, यादव क्षत्रिय, मौर्य भी एकदम, अरे मौर्य राजवंश मगध से आगे बढ़ता ही नहीं, लखनऊ तक आते आते खत्म हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, ये सब करते हैं। एक चौहान ग्रुप है, वो अशोक महान। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बुरा ये नहीं है कि आप अपनी हिस्ट्री को पॉजिटिव अप्रोच से क्लेम कर रहे हैं, करिए, लेकिन अल्टीमेटली आज जो आपका सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो तो कास्ट के बेस पर हुआ। अगर चौहान राजपूत थे, लोधी राजपूत थे, यादव राजपूत थे, मौर्य राजपूत थे, तो कितने वाइस चांसलर इनके हैं देश में, कितने जज इनके हैं, कितने ब्यूरोक्रेट, क्यों कैबिनेट सेक्रेटरी इनका कोई क्यों नहीं है? तो असल में हमने क्या किया, ओबीसी में कल्चरल एक बैकग्राउंड अलग है, वो दलितों से अलग है। देखिए, दलित तबका इतना झेला है ना इस देश में, उसको जब एक नायक मिला तो उसे वो पूजने लगा दीवानगी की हद तक। आज किसी भी दलित परिवार में जाएं, थोड़ा भी जागरूक होगा ना, वो बाबा साहब की तस्वीर जरूर रखे होगा। ओबीसी देवताओं की तस्वीर रखता है। तो कल्चरल गैप, वो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, वो ज़्यादा न झेलने की वजह से ओबीसी में नहीं आया। इसलिए सांस्कृतिक आंदोलन उतने नहीं हुए। हालांकि अब दूसरा पक्ष मैं कह रहा हूँ, चूंकि बात लंबी हो रही, बस इसको निपटा रहा हूँ। इसी ओबीसी समाज के बीच से आज हम बात चूंकि फूले पर कर रहे हैं, तो फूले को क्यों जाति की उत्पीड़ना झेलनी पड़ी? बारात से अपने दोस्त के क्यों भगा दिया? जाति की वजह से।
ब्राह्मणों ने चिल्ला के कहा कि ये माली का बेटा हमारे साथ कैसे जाएगा। और मेरे विश्वविद्यालय में, मैं अपना बात कहता हूं तो हो सकता है बात माने या ना माने, कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कौन लोग थे जिन्होंने हमें जाति के नाम पर प्रताड़ित किया? ओबीसी समाज के लोगों से मैं पूछता हूं। मौर्य राजवंश था, है, इतिहास में रहेगा, जाट भी रहेगा। ये जाट सब ब्यूरोक्रेट में क्यों नहीं है? अरे वही 12 बरिस लोग कुकुर जिए और 16 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, लाइन लिखा ब्राह्मण, 18 साल में मर गया ठाकुर। तो जैसे ब्राह्मणों के सामने ठाकुर की स्थिति है, वैसे इस पूरे हायरार्की में ओबीसी लठ लेके खड़ा तो हो गया कि हिंदू बन गए हम। और भाई तुम्हारे न प्रोफेसर न जज न ये, यहां सुमित जी लूप होल है। इसलिए जरूरत है पेरियार की, जरूरत है ज्योतिबा फूले की, जरूरत है त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ की, शिवदयाल सिंह चौरसिया को याद करने की जरूरत है, छत्रपति साहू जी। मैं वो काम कर रहा हूं, मैं अपने चैनल पर लगातार, और आप लोगों ने बहुत काम किया इसमें। सामाजिक न्याय का आंदोलन और क्रांति का नाम है। इस क्रांति के जरिए हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे ओबीसी समाज, इस देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, और सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी की हो रही है, और सबसे ज्यादा अज्ञानता इस हकमारी के खिलाफ जो है, जो आक्रोश था, वो ओबीसी में नहीं है। तो पेरियार, फूले और साहू जी, शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, लीगेसी है ओबीसी के पास, नायक हैं, नायिकाएं हैं, समाज उससे जुड़ा नहीं। यहां लूप होल हो गई। यहां समाज भी दोषी है, हमारे जैसे लोग भी दोषी हैं, और राजनेता भी दोषी हैं। इसीलिए वो आपको अचानक हिंदू बना ले गए और आपको पता ही नहीं चला। तो ये जो विचार पूरा है फुले साहब का कि भाई खासकर वो तमाम उन जातियों को, उस समय भी आपको याद होगा सत्यशोधक समाज संगठन चलाते थे, फेरी लगाते थे, प्रभात फेरी लगाते थे, मीटिंग्स करते थे, सावित्रीबाई फुले वो लोगों को जाके समझाते थे कि भाई आडंबर छोड़ो, आप ये इस तरह से जो शादी ब्याह करते हैं, ब्राह्मणों के जो कर्मकांड करवाते हैं वो बंद करो। अपने आप से वो शादी कराना सत्यशोधक समाज ने शुरू कराया। आडंबरों पे पूरा का पूरा उन्हें क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई ये इनका धर्म है, नहीं है, धंधा है, और ये धंधा करके तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं। अगर इस बात को हम आज के दिन लागू करें, अभी तमाम जो लोग हमारे हिंदू बन के घूम रहे हैं, भागवत कथाओं में जाते हैं, सत्यनारायण कथाएं कराते हैं, कलश यात्राएं निकाल रहे हैं, कावड़ ढोते हैं, बिल्कुल, तो आज फूले होते तो ऐसे लोगों को क्या कहते? हमारे समाज में एक बात कही जाती है, और राजनीतिक गलियारों में ये बात खूब कही जाती है। मैं उन लोगों से मुखातिब होकर के एक बात कहता हूँ। वो लोग कहते हैं कि देखिए, आप लोग बुद्धिजीवी बन करके फूले की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, जनता इस पे वोट नहीं देती। वोट लेने के लिए हमें वो बात करनी पड़ती है, वोट का समीकरण बदल गया है, फॉर्चूनर की 10 गाड़ियों का काफिला अगर आपके पास नहीं, और ये सच भी है, अपराधी है, वोट ही डालने नहीं देगा, पर्चा छीन करके भाग जाएगा, आपके सिपा सालार थपरा खाएंगे। थपरा मतलब राजनीति में ये हो रहा है। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षा भर्ती घोटाले में जेल चले जाएंगे, जो प्रमाणित नहीं होगा, और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला करने के बाद भी दोबारा बाबा बुल्डोजर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब होगा, दौर बदल गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि इस समय बीजेपी के खिलाफ या धर्म के खिलाफ जा करके आप अपनी राजनीतिक जमीन खो देंगे। बहुत अतिवादी रवैया नहीं अख्तियार करना है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि पेरियार के समय बहुत अनुकूल समय था क्या? ज्योतिबा फुले जिस समय गुलामगिरी लिख रहे थे, वो उनके अनुकूल समय था क्या? ये सोचने वाली बात है। अनुकूल समय कभी होता नहीं। कबीर जब लड़ रहे थे तो सामंती समाज था। कबीर को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं याद। अरे इन दो राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। मैं दोहे क्यों कह रहा हूं? क्या ये कहना कबीर के लिए अनुकूल समय था? रविदास के लिए अनुकूल समय था क्या? ज्यों केलन के पात पात में पात, त्यों मानुष के जात जात में जात। यह आसान था क्या? रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। अनुकूल समय था क्या? हम अपनी कमजोरियों का ठीकरा समय और दौर पर फोड़ने के आदी हो गए। जितनी हिम्मत, हौसला, वैचारिक स्पष्टता और जोखिम लेने की जरूरत है ना, वो फूले में थी,
वो पेरियार में थी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा में थी, शहीद हो गए। रामस्वरूप वर्मा में थी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पेरिया ललई सिंह यादव में थी, डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर लोहिया में थी। दूर क्यों जाते हैं? लोहिया, नेहरू सत्ता में बैठे थे और लोहिया विपक्ष में बैठ करके उनकी आलोचना करते थे। क्यों? लोहिया भी तो कुर्सी में राजभोग करते थे। लोहिया जब गुजरे तो एक टिन का बक्सा, एक डायरी और 2 जोड़ी धोती कुर्ता था। लोहिया के पास बैंक अकाउंट नहीं था। किनके पास अनुकूल समय था? किनके अनुकूल समय कभी आता नहीं है, जोखिम लेना पड़ता है। एक चुनाव, 2 चुनाव, आप तो वैसे भी परशुराम का फरसा पकड़ के भी हार गए ना, सर्वजन बहुजन सब करके हार गए ना। थोड़ा तेवर दिखाइए, वक्त बहुत बीता नहीं है, क्योंकि लीगेसी आपके पास है, कल्चरल लीगेसी है। आज के दौर में ज़रूरत केवल इस बात की है सुमित जी, ज्योतिबा फूले भगत सिंह बनने की हिम्मत तो हमारे लोगों में नहीं है। हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं। 23 साल की उम्र में कल्पना करिए कोई व्यक्ति आखिरी चिट्ठी लिख रहा हो और वो ये कहे कि मुझ में जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जी करके कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा अगर मैं हंसते हंसते फांसी के तंग दूँ। वो जो लहू के एक एक कतरे से इंकलाब लाना था, कितनी बड़ी हिम्मत और हौसले की बात थी। क्या भगत सिंह की आंख में, तस्वीर में आंख में आंख डाल करके कह पाएंगे क्या कि आप जल्दी चले गए साहब, समाज तो बदला नहीं? तो इसका मतलब भगत सिंह तो फेल हो गए। जेपी का आंदोलन फेल, भारत की आज़ादी भी फेल, भारत का संविधान भी फेल, क्योंकि वैसा समाज तो बना नहीं। लेकिन कोशिश तो आपकी फेल नहीं हुई। आज भगत सिंह हजारों अनगिनत लोगों के जहन में है ना। वो निडर होकर आंख में आंख डाल के बोलते हैं और जेल में है। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में, अनंत तेलतुंबड़े जेल में, गौतम नवलखा, बर्बर राव, उमर खालिद, ये जेल में है। ये भी चाहते तो चापलूसी करके नौकरी करके अपना घर बसाते। हम लोग जेल में नहीं है, हम प्रिविलेज में हैं, हम बोलेंगे। अब कल कितना दिन बाबा बुलडोजर, मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूँ, तो अनुकूल समय कभी नहीं आता। कहना मेरा ये है कि अगर आज ज्योतिबा फूले होते ना, तो आंख में आंख डाल करके कहते कि इस तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को तो हम कभी बनने नहीं देंगे। क्योंकि मेरे सवाल का जवाब दो, हु और हिंदू, कौन है हिंदू? कौन सा हिंदू राज? एक देश को वैज्ञानिक, तार्किक, चेतनापरक, समानतापरक बनाने का ख्वाब देखने वाले विचारक का नाम है ज्योतिबा फूले। हंटर कमीशन के सामने जाकर के कहते हैं शिक्षा दीजिए, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं इस देश के कमेरा लोगों की, इस देश के शूद्रों अतिशूद्रों की पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। शिक्षा के लिए लड़ने वाले नायक का नाम था ज्योतिबा फूले। और आपके राज्य में स्कूल बर्बाद हो गए, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, शिक्षा बिक गई, अंबानी अडानी के हाथों में चली गई। ज्योतिबा फूले होते शिक्षा के लिए लड़ रहे होते। ज्योतिबा फूले होते तो इन नेताओं को कॉलर पकड़ के कहते, अरे चलो सड़क पर उतरो, अपनी गलती कबूल करो, तुम जातियों को जोड़ो, जिसका दर्द एक है ना उसकी दवा भी एक होती है। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही फेल नहीं हो रही है। सामाजिक न्याय की पूरी विचारधारा के सामने एक चुनौती है। 4 बुद्धिजीवी बहुजन समाज के बैठ जाएं, एक मीटिंग में 2 घंटे बैठा दीजिए, आखिरी में कहिए तो चारों के 8 राय होगी, 10 संगठन बना लेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में टकरा गए। तो जो वैचारिक प्रतिपक्ष था वो एकजुट होता चला गया और हम अमीबा पैरामीशियम की तरफ फैलते चले गए, बहुकोशिकीय जीव बन गए। ज्योतिबा फूले होते तो उनको अफसोस होता। उनकी गुलामगिरी आज भी गुलामों को गुलामी से मुक्त नहीं कर पाई। इसलिए हो क्या रहा है कि हम धर्म को ऐसा मान ले रहे हैं कि हम तो उससे मुक्ति नहीं कर पाएंगे। हम मंदिर मंदिर कर रहे हैं। भाई आप लड़ो ना आंख में आंख डाल करके। तो जो आपका सवाल का आखिरी पक्ष था, और मैं ओबीसी समाज, मैं तो हूँ ओबीसी, तो बोल सकता हूँ। हालांकि मुझे ओबीसी तो मानते नहीं, वो सब कहते हैं पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं वो लोग कि ओबी, भाई गाली वाली देना, हमको कोई टिकट लेके चुनाव अभी तो नहीं लड़ना, जब लड़ना होगा देखा जाएगा। अभी तो सच बोलने दो। और सच ये है कि तुम्हारे हाथ से कलम छीन लेना ताकि कांवड़ पकड़ा सके, तुम्हारे हाथ से किताब छीन ली ताकि तुम अपना इतिहास न जान सको। इतनी सी लड़ाई है बस। और अचानक कलम और किताब के बिना जो हाथ था ना, यानी उसको न शिक्षा मिली न रोजगार मिला, तो दिमाग खाली था, हाथों को काम चाहिए था। तो हाथों को काम दिया बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदू युवा वाहिनी ने, और उसके बाद देखिए मठाधीश मुख्यमंत्री बन के बैठा है। खुलेआम कहता है कि जो 80-20 की लड़ाई है जनता उसे वोट दे रही है।
चलो हम कहते हैं अखिलेश यादव कितना भी नहीं है, उसने जाति जनगणना की बात की, दलित पिछड़ों ने उनको वोट नहीं दिया। कहाँ गए पिछड़े? यादव लैंड में अखिलेश यादव क्यों हार गए? चलो पिछड़ों की बात छोड़ दीजिए, यादव लैंड में क्यों सीट हार गए? कहीं तो गड़बड़ हो रहा है ना। वो गड़बड़ आपकी विचारधारा में हो रहा है, आप अपने कैडर को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। आज ज्योतिबा फूले होते तो जैसे नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ते, ज्योतिबा फूले हो तो CNRC के खिलाफ लड़ते। ये लड़ा क्यों रहे हो धर्म के नाम पर? ज्योतिबा फूले होते तो किसानों के लिए लड़ते, बिल्कुल। ज्योतिबा फूले होते तो शूद्रों अतिशूद्रों को जोड़ते और कहते गुलामी से मुक्ति, वैज्ञानिक चेतना, समानता, न्याय और मोहब्बत की दुनिया। मुझे एक छोटा किस्सा याद आ गया कि जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि भाई समय कभी अनुकूल नहीं होता है, आपके समय हमेशा ताकतवर लोग होते हैं, एक विचारधारा होती है और आपको टकराव करना पड़ता है। किसानों की आपने बात की तो ड्यूक ऑफ कनाट का किस्सा मुझे याद आ गया कि उस समय ड्यूक ऑफ कनाट भारत आए, उनके स्वागत में एक बड़ा समारोह रखा गया। अंग्रेज़ अफसरों ने बहुत सारी शाही तैयारियां की और फूले साहब वहाँ जाते हैं फटी हुई धोती पहन के और कंबल ओढ़ के और कहते हैं भारत ये है जिसको ये तुम्हारे अधिकारी थे उनको दिखा नहीं देखा। तो वो तेवर तो था टकराव करने का, लेकिन आज थोड़ा सा वैसे तेवर दिखते नहीं है। निश्चित रूप से ज्योतिबा फूले, पता नहीं अगर पॉलिटिकल पार्टी बना लिए होते तो हो सकता है उनको भी कहना पड़ता कि हाँ मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुआ है। हो सकता है ऐसा होता। भगत सिंह, उन्होंने तो सवाल किया मुख से पैदा हुए तो मुंह में नहीं कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेते, चुनाव लड़ने का दबाव उनके ऊपर होता, उनको जल्दी से मुख्यमंत्री बनना होता, तो हो सकता है उसकी उल्टी बात कहते। और वो तो कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि ब्रह्मा के 4 मुख था तो स्तनपान कैसे करता था, मुख में गर्भ कैसे ठहरता था? है हिम्मत आज किसी को? आज है हिम्मत किसी की? अरे भाई, ब्रह्मा को गाली देते हुए लिखा है कि बेटी का बलात्कार करने वाला ब्रह्मा, और भारत सरकार ने छापा है। भारत सरकार की लगाओ राजद्रोह हम लोगों पर। लेकिन भाई हम तो बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले की। हिम्मत की बात तो ये होती है, देखिए ज्योतिबा फूले ने कलम कसाई लिखा ना, किसके लिए? जिन्होंने तुम्हारा इतिहास मिटा दिया। उन कलम पकड़ने वाले हाथों ने कसाई की तरह जिबा करके तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काट दिया और आज तुम्हें हिंदू बना करके मुसलमानों के खिलाफ दंगे में इस्तेमाल कर रहे हैं, देश बेचने के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा रोजगार छीन लिया, नफरती बना दिया। एक फिल्म दिखा करके पूरे देश में पागल बना करके लोगों को कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को कहते हैं कि हमारे जैसे लोगों को क्या कर रहे हैं कि भाई जो ज़्यादा बोल रहा है उसको जेल में डालो, डराओ इनको ये करो। ज्योतिबा फूले होते तो जेल में होते, ज्योतिबा फूले होते तो बाबा का बुलडोजर चल रहा होता उनके ऊपर। फिर भी मैं कहता हूँ ये सब कुछ झेलते हुए ज्योतिबा फूले न डरते न अपने विचारधारा समझौता करते। इसलिए हमें ये मत समझाइए कि वक्त अनुकूल नहीं है, कट्टर बात कहने का वक्त नहीं है। अरे जिनसे लड़ाई है वो महाकट्टर हैं, वो अपनी विचारधारा पे तो और ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं। हटा दिया 370, आप क्या कर लिए? कश्मीर में लगा दिया है इमरजेंसी, और उसी कश्मीर पे फिल्म बना करके पागल बना रहे पूरे देश को हिंसा में। उन्होंने अब कर रहे हैं, उत्तराखंड से शुरू हो गया कि वो जो समान नागरिक संहिता और ये सब ले आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। और आप पाकिस्तान के खिलाफ आग बबूला होइए, आप हिंदू बनिए, आप कांवड़ होइए, और आपके न प्रोफेसर बनेंगे न इंजीनियर बनेंगे। 340 लोग ब्यूरोक्रेट IAS बन गए, उसमें एक दलित पिछड़े नहीं, लेटरल एंट्री से। अब उन्होंने नई शिक्षा नीति में लागू कर दिया कि लेटरल एंट्री से बिना PhD वाले भी प्रोफेसर बन जाएंगे। करो, हिंदू बनो। ये सारे हिंदू हैं तो ये लेटरल एंट्री में दलित पिछड़े क्यों नहीं जाते? ये चौहान छत्री, यादव छत्री, जाट छत्री, अभी ये सब बात बोलूं उधर चला जाऊं तो वो सब मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम अरे भैया आप शूद्र नहीं हो, मत रहो ना। आपको दलित कौन बना रहा है? आप OBC हो, आपके पास जमीन है, आपके पास सामाजिक हैसियत है, तो आप ये भी तो सोचो ना कि आपके प्रोफेसर क्यों नहीं है, आपके जज क्यों नहीं है, आपके वकील क्यों नहीं है, आपके नेता क्यों नहीं है, और आपके कारपोरेट घराने क्यों नहीं है। ठेकेदारी का लाखों अरबों रुपए का बिजनेस होता है पूरे साल का, कितने ठेकेदार OBC के बने। तो ये जितना अन्याय OBC के साथ हुआ, किस नाम पे हुआ? जाति के नाम पर हुआ। मेरे सवाल का जवाब दे दो, अगर मैं गलत हूं तो बताओ। सारे लोग अगर छत्री थे तो तुम हो कहां आज? और तुम न ज्योतिबा फूले को जानते हो, न पेरियार को जानते हो, न अम्बेडकर को जानते हो। आज ज्योतिबा फूले होते ना तो गांव गांव सड़क सड़क जा करके लोगों को समझाते कि अय OBC समाज के लोगों, चौधरी छोटू राम को पढ़ो, कमेरा की बात करते हैं।
साहू जी को पढ़ो, रिजर्वेशन देने वाले थे। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, पनवाड़ी घरों में चौरसिया जी का नाम नहीं जानते लोग। और देवी देवता की तस्वीर सबके पास है, देवी देवता की तस्वीर सबके पास है। धर्म भावनाओं के उद्वेलन का नाम है। सोचना नहीं पड़ता, मूर्ख बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहाड़ से लुढ़कने में ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, चढ़ने में ऊर्जा लगानी पड़ती। दो लोगों के बीच मोहब्बत कराने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी। लड़वाना 2 मिनट का काम है। इसलिए वो नफरती लोग आज सफल हैं जो लड़वाने का काम कर रहे हैं, और हम उनके मोहरे बने हुए हैं। हम सामाजिक न्याय के लोग, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, भगत सिंह, लोहिया, ये मोहब्बत कराने वाले लोगों का नाम है। इनका काम कठिन था, ज्योतिबा फूले का ख्वाब कठिन था, इसीलिए आज लगता है कि फेल हो गए, जबकि फेल नहीं है। अतीत कितना भी मतलब ऐसा रहे कि लगता है नामुमकिन है, लेकिन जब जब हमारी पीढ़ियां लड़ने के लिए हिम्मत जुटाएंगे ना, उनको ज्योतिबा फूले याद आएंगे कि वो ड्यूक ऑफ कनॉट के सामने कैसे किसान बनकर खड़े होते हैं। पिताजी ने कहा कि या तो स्कूल चुनो या तो घर चुनो, उन्होंने घर छोड़ दिया, स्कूल चुना। प्लेग में लोगों के बीच गए कि हम प्लेग की मदद करेंगे। मिल मजदूरों के बीच में जाके पर्चा बांटते थे कि मिल मजदूरों, किसानों, कामगारों की बात करते थे। ज्योतिबा फूले, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, एक अविद्या ने कितने अन्याय किए, कितने अनर्थ किए। वो फिलासफर कभी मरा नहीं करते। हम नेता, हम प्रोफेसर, हम लोगों को के पास कुछ मौलिक नहीं है, हमारे पास मौलिक है तो हमारा विचार। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि चर्चा का एक निर्धारित समय है हमारा। क्योंकि हम उनकी जयंती पर बात कर रहे हैं, उनके विचारों के बारे में बात करते हैं। मौजूदा दौर में ये जो जिन मसलों पर हम बात कर रहे थे, इनके संदर्भ में ज्योतिबा फूले की प्रासंगिकता और बहुजन समाज, जिसमें दलित, ओबीसी, पसमानदा सब लोग शामिल हैं, उस बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे, खासकर ज्योतिबा फूले के संदर्भ? ज्योतिबा फूले को याद करते हुए एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है तो बोल दूं, वहीं से संदेश है। महात्मा गांधी से मिलने गए बाबा साहब अंबेडकर, दोनों लोग जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, तो कुछ बात हुई तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए, महात्मा कोई था तो केवल एक, वही ज्योतिबा फूले। बाद में गांधी ने नवजीवन में लिखा भी कि हाँ भाई, महात्मा कोई है तो ज्योतिबा फूले ही हैं। गांधी पर बहुत बदलाव आया डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, हालांकि बहुत कुछ नहीं भी बदलाव आया, प्रेशर डाला, बहुत कुछ बदलाव आया। अंबेडकर न होते तो जंगे आज़ादी कितनी अधूरी लगती। तो भगत सिंह और अंबेडकर को थोड़ा सा किनारे करके देखिए ना क्या है। ये रही बात इतिहास की। आज मुझे लगता है कि सुमित जी, हम बेहद कठिन दौर में हैं। हमारे यहाँ विवेक को मारा जा रहा है, विद्या को ख़त्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति, कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद करके, क्लोजर मर्जर करके ख़त्म किए जाएंगे, प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी शिक्षा, सरकारी अस्पताल बर्बाद की जाएगी। डिग्री कॉलेजों और देश के विश्वविद्यालयों को बदनाम और बर्बाद दोनों किया जाएगा। शिक्षा से वंचित किया जाएगा। शिक्षा को डिग्री की एक प्रयोगशाला बना दी जाएगी और डिग्रियां बिकेंगी, जो खरीद सकेगा खरीदेगा। स्वास्थ्य के नाम पर क्या हुआ, कोरोना में दिख गया। लोगों के पास बचा क्या? इतना मुश्किल दौर है, तो जब कुछ बचा नहीं है तो लोगों को लड़ाया जा रहा है कि व्यस्त तो रहें, व्यस्त रहे ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन मारा जा रहा है? जो सदियों से खाली था, जिसके पेटों को भरपेट अन्न नहीं मिला, जबकि वो श्रम करके दुनिया का पेट भरता रहा, इमारतें बनाई, सड़कें बनाई, उसके बनाए महलों में बैठकर उसके खिलाफ फैसले हुए। आज वो किसान बर्बाद। अभी आई है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, उससे ये निर्धारित हो गया कि किसानों के बिल फिर आएंगे, खेती किसानी बिकेगी, रोक नहीं पाएंगे। पूंजीवाद ब्राह्मणवाद का गठजोड़ है, तो किसान बिकेगी, किसानी बिकेगी, शिक्षा बिकेगी, रोजगार बिक ही गया है। तो आपके पास बचा कुछ नहीं, इसलिए लड़ाया जा रहा है। आज हम इतने मुश्किल दौर में हैं कि अगर आज ज्योतिबा फूले होते तो वो इस देश में क्रांति की बात करते। वो ये नहीं देखते कि नहीं अब तो लड़ाई नहीं जा सकता, केंद्र में भी वही हैं, राज्य में भी वही हैं, हाँ वो जेल में डाल देंगे, वो इनकाउंटर कर देंगे।
क्रांति के बिना अब इस देश को बचाया नहीं जा सकता। वो क्रांति जब भी होगी उसकी एक मशाल ज्योतिबा फूले पकड़े होंगे। अपनी गुलामगिरी से, अपनी बातों से, अपने दर्शन से वो हमें ताकत देंगे। और मैं अपने ओबीसी समाज के लोगों से, वंचितों, शोषितों और कमेरा लोगों से ये बात कहता हूँ, अतीत की जड़ों को पहचानिए, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए चिंतित होइए। आपके घर में नफरत पहुंच गई, आपको पता ही नहीं है। आपका बच्चा दंगाई बन चुका है, बस इंतजार इस बात का है कि आग कहाँ लगानी है और कब लगानी है। इसलिए ज्योतिबा फूले अगर आज होते ना, तो इस तरह की नफरतों के खिलाफ खड़े होते। और अगर हमें ज्योतिबा फूले को याद करना है ना, तो केवल औपचारिकता नहीं निभानी है कि हम, हाँ हमारे महापुरुष थे, बहुत अच्छी बात कही है। किताबों को घर घर ले जाइए, इस देश के हर ओबीसी के घर में गुलामगिरी रख दीजिए, आधी क्रांति वहीं से शुरू हो जाएगी। यही मेरा पैगाम है, यही मेरी अपील है, और यही मेरा ज्योतिबा फूले को याद करते हुए उनको इनकलाबी सलाम है। जय भीम, जोहार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत संवेदनशील और एकदम कहें कि आसान भाषा में आपने समझाया जो दर्शकों को काफ़ी समझ में भी आएगा। और ज्योतिबा फूले ऐसा विचार है जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ अन्याय को हरा सकते हैं, बल्कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता, सामंतवाद और हर तरह के जो शोषण है उसके आप एक कांट ढूंढ सकते हैं, एक सॉल्यूशन उनके विचारों पर चलकर ढूंढ सकते हैं। ज्योतिबा फूले को हम नमन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे, 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते थे, और उनके विचारों पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सबसे अपील है कि ज्योतिबा फूले को पढ़ें, उनकी किताबों को घर घर तक पहुंचाएं, और ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको अपनी एक राय बनाने में आसानी हो। इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।